भूख से पहले सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट हर जिंदा चीज की हड्डियों में उठने से पहले सिर्फ रोशनी थी। अंधेरा वैसे हट जाता है जैसे सुबह की धुंध। जो इसके बाद आता है वो ब्रेथ टेकिंग है। सोने जैसी रोशनी एक विशाल मेम्ब्रेन स्काई से पोर हो रही है, ऑक्सीजन से इतनी भरी कि तुम उसका स्वाद ले सको। हवा हल्की चमकती है जैसे गर्म जमीन से उठती गर्मी। विशाल ट्रांसलूसेंट पेड़ ऊपर की तरफ फैल रहे हैं। उनकी जड़ें क्रिस्टलाइन नदियों से पानी पी रही हैं जो ग्लोइंग ब्लू न्यूट्रिएंट्स को आगे ले जाती हैं। ये है गांव लूमिनोस, बायोलॉजिकल दुनिया के अंदर छुपी एक छोटी सी जन्नत। हर सरफेस अलग तरह से रोशनी पकड़ती है। नदी प्रिज्मेटिक रिबन्स में रिफ्रैक्ट होती है। पत्तियां सॉफ्ट क्लोरोफिल ग्रीन बायोलुमिनेसेंस से धड़कती हैं। स्पोर्स हवा में बर्फ की तरह तैरते हैं। विलेजर्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, अपनी सुबह के कामकाज में बिना जल्दी के चल रहे हैं। वो अपनी चेहरी गोल्डन मेम्ब्रेन स्काई की तरफ उठाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सांस लेते हैं, बस एग्जिस्ट करती हैं। ये शांति वैसी है जैसी सिर्फ वो दुनिया हो सकती है जिसे कभी कोई खतरा नहीं मिला। प्रोकैरियोट एक लड़का गांव के किनारे बैठा है, अपनी टांगें एक क्रिस्टलाइज्ड मिनरल रिज पर लताए, अकेले। उसकी आंखें तेज हैं जो रोशनी को अलग अंदाज में पकड़ती हैं, बाकी सबसे थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा रेस्टलेस। उसका कोर थोड़ा ज्यादा चमकता है। दूर से एल्डर्स की आवाज आ रही है। वो बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं। एल्डर कह रहे थे कि जब ऑक्सीजन कम होती है तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई जैसे मॉन्स्टर आते हैं, कि जब नदी रुकती है तब हर तरफ अंधेरा छा जाता है। एक समय था जब हम सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ता था। प्रोकैरियोट को ये सब बकवास लगती थी, मिथोलॉजिकल नॉनसेंस, बच्चों को डराने की कहानियां। ऑक्सीजन ठीक है, नदी भरी है, दुनिया शांत है, पुराने लोग और उनके बनाए हुए डर। वो जंगल की तरफ देखता है। कैथीड्रल कॉलम्स जैसे रूट्स, बायोल्यूमिनेसेंट फंगाई लैंटर्न्स की तरह जलते हैं अंडरब्रश में। कुछ है वहां जो उसे खींचता है। वो अकेले जंगल में चला गया। और उस दिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रोकैरियोट मूव करता है कॉन्फिडेंस के साथ। ये रास्ता उसने 100 बार क्रॉस किया था। फिर वो रुक जाता है। नदी वो पहले की तरह नहीं थी। पहले नदी वाइट थी, ल्यूमिनस थी, ग्लोइंग न्यूट्रिशनल फ्लूइड से भरी। आज नैरोअर थी, बैंक्स एक्सपोज थे, पेल ड्राई मिनरल लाइंस थे वहां जहां पहले पानी रहता था। उसने सोचा सीजनल होगा, सिर्फ सीजन की बात है। उसने खुद से कहा ज्यादा सोच मत, काम कर। वो फ्रूट्स गैदर करता है, फ्लूइड फिल करता है हॉलो ऑर्गेनिक कंटेनर्स में। प्रोकैरियोट अपने काम के रिदम में आ जाता है और जो भी शक उसे दिमाग में था उसे निकाल देता है। फिर एक आवाज आई नदी के उस पार से। वो एक चीख थी, पर पूरी नहीं। ऐसा लगा कि किसी ने चीखने वाले का गला दबा दिया हो। प्रोकैरियोट उस जगह पे जम जाता है। उसके आसपास के सारे बायोल्यूमिनेसेंट फंगाई एक एक करके बुझ गए। एकदम से उसका होश उसके डर पर हावी होता है। फिर वो भागा। इससे पहले कभी भी वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागा था, पर आज उसका दिल और दिमाग दोनों उसे सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बोल रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे कीची की ओर से आने वाली रोशनी उसे पेड़ों के बीच से दिखाई देने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो देखता है उसके गांव में राक्षस थी, वायरस, क्रिस्टलाइन कठोर शेल्स के साथ। हर चेहरा कांच की तरह टूट टूट के चमक रहा था। बैक्टीरिया इलोंगेटेड, आर्मर्ड, एक फ्राइटनिंग एफिशिएंसी के साथ मूव कर रहे थे। फंगाई विलेज के एक कॉर्नर में खामोश, स्प्रेडिंग, जो बाकी छोड़ गए थे उसे कंज्यूम करती हुई। विलेजर्स भाग रही थी, कुछ भाग गए और कुछ नहीं भागी पाए। प्रोकैरियोट का कोर तेजी से फ्लिकर कर रहा था, जैसे धड़कन तेज हो जाती है। तब उसने उसे देखा। 2 टूटे घर के कोने में एक छोटी सी लड़की, घुटने सीने से लगाए, खामोश, कोर बैरली ग्लिमर कर रहा है क्योंकि वो थक गई थी चीखने से।
प्रोकैरियोट ने सोचा नहीं, प्लान नहीं किया। सिर्फ उसके पांव चल रहे थे, सिर्फ उसकी आंखें फिक्स थीं। उसने उस छोटी लड़की को उठाया और अपने पास खींचा और बोला, बेटा, आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी अभी। उसने अपना चेहरा प्रोकैरियोट के कंधे में दबा लिया और फिर वो भागा फॉरेस्ट की तरफ। अंधेरे में कैनपी उनके ऊपर हाथ की तरह बंद हो गई। प्रोकैरियोट उस सबसे मोटे पेड़ के पीछे जाके दुबक गया। उसने अपने एक हाथ से उस छोटी लड़की को कस के पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से उसका मुंह भींच दिया। श्श, बिल्कुल नहीं। उसने सोचा, अगर हमारी आहट भी किसी मॉन्स्टर ने सुनी तो हमें कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखें फटी रह गई थीं, पर वो उस मैसेकर को देखने की कोशिश नहीं करना चाहता था। वो बस सुन रहा था। गांव से आने वाली वो दरिंदगी, हर एक पल के बाद एक नई चीख। वो इतना डर गया था कि उसकी पूरी देह कांपने लगी। जो भी वहां हो रहा था वो उसकी कल्पना से भी परे था। प्रोकैरियोट अपने आप को थोड़ा संभालता है और फिर उसने उस छोटी लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें गीली थीं। उस लड़की ने उसे ऐसी नज़र से देखा जैसे सिर्फ वो बच्चा देख सकता है जो समझ गया हो कि जो इन्हें पकड़े हुए है वो भी मौत से डर रहा है। प्रोकैरियोट कुछ बोल नहीं पाया, बस अपनी नज़र नहीं हटा सका उस बच्ची से। धीरे धीरे गांव की वो भयानक आवाजें थम गईं। वो डरावनी रात खत्म हुई। लड़की की सांसें धीमी हो गईं। वो सो गई थी। सुबह पेल अनसर्टन रोशनी कैनपी के थ्रू छान कर आ रही है। प्रोकैरियोट लड़की को धीरे से पेड़ की रूट के पास लिटा देता है। उसे कई देर तक देखता है। वो बच्ची सो रही थी। फिर वो गांव की तरफ मुड़ जाता है। वापसी का सफर खामोशी में था। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ तबाही के बाद का सन्नाटा था और उसके कदमों की आवाज जो कदम गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जहां गांव था उस जगह उसने देखा गिरे हुए घर जो जेनरेशंस में बने थे। उनकी टुकड़े हो चुकी थी। किसी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नामो निशान नहीं था, बस खून की छींटे थी। कुछ मांस के टुकड़े थे और कुछ नहीं। उसकी आंखें डर और गुस्से से भर आईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक ही दिन में उसकी लाइफ कैसी बदल गई। वो गैदरिंग प्लेस जहां एल्डर कहानियां सुनाती थी खाक हो चुकी थी और खून, हर जगह खून। इस मंजर के लिए कोई कहानी किसी को कभी तैयार नहीं कर पाती। प्रोकैरियोट चलता रहा। कोई है कोई? हर घर चेक किया, आवाज लगाई, सिर्फ खामोशी ने ही जवाब दिया। गांव के आखिरी कोने में एल्डर का घर था। मलबे में कुछ हिला। प्रोकैरियोट तेजी से भागा। उसने खोदना शुरू किया। हाथों ने टूटी दीवारें चीरी, मिनरल डेब्रीज हटाई, ऑर्गेनिक मटेरियल फेंका। वो रुका नहीं और उसने पाया। एल्डर को मलबे में आधा दबा हुआ पाया। आंखें अभी भी खुली हुई थीं, लेकिन कोर बैरली विजिबल था। एक अकेला एम्बर। मलबे के पास एक मरा हुआ मॉन्स्टर था, बैक्टीरिया। पर्पसफुली उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। प्रोकैरियोट ने एल्डर को खींचने की कोशिश की। रुक बेटा। प्रोकैरियोट रुका नहीं, वो कोशिश करता रहा। उसने कहा, मैं आपको निकालता हूं बाबा। बहुत देर हो गई है। नीचे का हिस्सा रबल में दब गया है। मुझे फील नहीं हो रहा मेरा पैर। एल्डर की आवाज लड़खड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज अभी ताकत खो रही है। नदी, तूने देखा था, पहले से कम पानी? ड्रॉट थी। यहीं से शुरू होता है। जब पानी कम होता है
न्यूट्रिशन भी कम होती है, और जब न्यूट्रिशन कम होती है तब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शिकार करने लगते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ये मॉन्स्टर है। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, लड़ना होगा। क्या करें? मैं कैसे अपने आप को? वो बीच में रुक गया। सुन मुझे, ध्यान से सुन। तुझे इवॉल्व करना होगा प्रोकैरियोट। वो राक्षस, अब्सॉर्ब कर उसे, खा और अपने आप को मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व कर। झिझक मत, ये समय सोचने का नहीं है। तुझे अपनी मौत का इंतजार नहीं करना है। जो हम नहीं बना सके वो तू बनेगा। तुझे वो मॉन्स्टर बनना है जो ये दुनिया को चाहिए। सीने का एम्बर बुझ गया। एल्डर छुप गया। प्रोकैरियोट बहुत देर तक हिला नहीं। प्रोकैरियोट मॉन्स्टर के जिस्म के सामने खड़ा था। वो मॉन्स्टर मैसिव है। डेथ के बाद भी उसे देख के डर लग रहा था। फिर भी प्रोकैरियोट ने उसको ध्यान से देखा। उसका आर्मर्ड शील्ड, उसके बड़े दांत, उसके पैरों के पंजे। जो भी उसने आज तक सुना था बैक्टीरिया के बारे में, वो सब गलत था। ये सब उसका उल्टा था। उसने अपने हाथ देखे, उसने गांव को देखा, उसने एल्डर का चेहरा देखा। उसकी आंखों में गम के आंसू तो थे ही, पर खुद की कमजोरी के लिए गुस्सा भी था। वो अपने आप को कोस रहा था अंदर ही अंदर। वो सिर्फ यही सोच रहा था, क्यों मैं बचा पाता अपने गांव को? क्यों मैं इतना कमजोर हूं? क्यों क्यों क्यों? प्रोकैरियोट ने अपने आप को संभाला। वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। जमीन पर पड़ी छाया बता रही थी कि वो अब संभल गया है। और फिर उसने मॉन्स्टर को खाना शुरू करा। वो गुस्से में मॉन्स्टर की डेड बॉडी को चीर रहा था, फाड़ रहा था। जमीन मॉन्स्टर का खून बिखर गया। उसका खाना रुका नहीं। ये देखने में ब्रूटल था, लेकिन ये जरूरी भी था। प्रोकैरियोट खड़ा हुआ। वो इवॉल्व कर चुका था मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। अब वो अलग था। वो मॉन्स्टर नहीं बना। उसका चेहरा, उसकी बॉडी वही सेम थी। बस आंखों में था एक डिटर्मिनेशन, लेकिन तेज। उसकी स्किन की अब सॉफ्ट नहीं रही। अब वो मजबूत सेल वॉल बन गई हैं, डेंस हैं। उसका कोर अब फ्लिकर नहीं करता एंजाइटी से। वो तेज चल रही है, स्ट्रॉन्ग एंड सर्टन, किसी ऐसी चीज की तरह जो डिसाइड कर चुकी अपनी डेस्टिनी। उसका ऑरा बाहर फैल रहा था, इनविजिबल लेकिन प्रेजेंट, जैसे गर्मी प्रेजेंट होती है। वो जंगल की तरफ मुड़ा और चलने लगा। प्रोकैरियोट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ा, उस तरफ जहां उसने उस छोटी बच्ची को छोड़ा था। वो बच्ची रूट के पीछे छिपी थी। वो उसकी आवाज सुनती है और पीछे हो जाती है, क्योंकि उसे जो दिखा वो नहीं है जो रात में उसके साथ चिपा हुआ था। उसका साया अलग लगता है। प्रोकैरियोट उस बच्ची के पास जाके रुक गया और थोड़ा झुका। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, अपना पाम ऊपर उठाया और धीरे से उसने कहा, डरो मत, ये मैं ही हूं। मैं जानता हूं अलग दिख रहा हूं, लेकिन मैं वही हूं जो तुम्हें कल रात यहां लेके आया था। मेरा नाम है प्रोकैरियोट। और तुम्हारा? वो बहुत देर तक उसके हाथ को देखती रही। फिर उसने पकड़ लिया और धीरे से कहा, मेरा नाम है सोलैरियन। वो बाहर आई। उसने प्रोकैरियोट को सर से पांव तक देखा। वो सुनहरी, अनसेंटिमेंटल क्यूरियोसिटी के साथ जो सिर्फ बच्चे रखते हैं। बोली, आप बड़ी हो गए हो? उसने कहा, हाँ। क्या आप सच में अभी भी वही हो? वो चुप रहा एक पल, फिर बोला, हाँ,
मैं वही हूं। फिर मन में सोचा, मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ और बनने की। उसने उसे उठाया। वो आसानी से उसके कंधे में सेटल हो गई। फिर उसने कहा, भैया। वो रुक गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे भैया कहा था। उसने पूछा, हाँ? वो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने जंगल की तरफ देखा। डेंस ब्रीथ करती जंगल में, दुनिया की तरफ जो अब सेफ नहीं थी और शायद थी ही नहीं। और अब वो जानता था। बोला, हम कुछ बनाएंगे, कुछ जो टूट ना सके।